आज के इस तफसीली तज्जिये में आप सबका खैर मकदम है। देखें, आज हम जिस मौजू पर बात करने वाले हैं ना, वो बहुत अहम और काफ़ी ज़ेरे बहस है, ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट। हम बिल्कुल गैर जानिबदार रहकर सिर्फ ज़राए और डेटा की रोशनी में ये समझने की कोशिश करेंगे कि इतने बड़े मेगा प्रोजेक्ट के पीछे आखिर क्या हक़ाइक़, क्या महरुकात और क्या खदशात छुपे हैं। तो चलें शुरू करते हैं। ठीक है, इस पूरी सूरत हाल को बेहतर अंदाज में समझने के लिए हमने इस तज्जिये को 6 हिस्सों में बांट दिया है। प्रोजेक्ट की बुनियादी तफसीलात से लेकर इसकी माहौलियाती कीमत, मकामी कबाइल को लाहक खतरात, कानूनी मंजूरी के सवालात, स्ट्रैटेजिक सिक्योरिटी के दावे और आखिर में उन मुबैना तजारती मकासद तक जिन पर सबसे ज़्यादा सवाल उठाए जा रहे हैं। तो सबसे पहले आते हैं हमारे पहले हिस्से की तरफ। आखिर इस मेगा प्रोजेक्ट का असल हुजूम और उसका पैमाना क्या है? जरा इस नंबर पर गौर करें, 81,000 करोड़ रुपए। ये कोई मामूली रकम नहीं है। हमारा सोर्स बताता है कि हम एक ऐसे जजीरे की बात कर रहे हैं जो अब तक बिल्कुल कुदरती और गैर आबाद हालत में था, और अब 2028 तक इसके पहले मरहले में ही वहां लाखों लोगों को बसाने का मंसूबा है। मतलब सीधे लफ्जों में कहें तो समंदर के बीचों बीच एक पूरा नया शहर बसाया जा रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस प्रोजेक्ट में बनेगा क्या? तो बुनियादी तौर पर इसमें 4 बड़ी चीजें शामिल हैं। एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल, एक ऐसा एयरपोर्ट जो मिलिट्री और सिविलियन दोनों के इस्तेमाल में आएगा, एक 450 MVA का पावर प्लांट और एक मुकम्मल कमर्शियल टाउनशिप। तो ये है वो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जिस पर ये सारी बहस खड़ी है। अब आते हैं अपने दूसरे पॉइंट की तरफ, जो कि बहुत अहम है, माहौलियाती नुकसानात। यानी इस तरक्की के लिए फितरत को क्या कीमत चुकानी पड़ेगी। यहाँ आकर मामलात वाकई काफ़ी पेचीदा हो जाते हैं। अगर आप सरकारी और आज़ाद ज़राए के आदाद शुमार को देखें तो इनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हुकूमत कहती है कि पूरे जजीरे का सिर्फ 1.82% हिस्सा इस्तेमाल होगा और लगभग 7,11,000 दरख्त कटेंगे, लेकिन आज़ादाना तज्जिया कुछ और ही बताता है। उनके मुताबिक अगर तमाम जज़ायर के बजाय सिर्फ ग्रेट निकोबार को देखा जाए तो ये रकबा 15% बनता है और कटने वाले दरख्तों की तादाद 1 करोड़ तक जा सकती है। ज़रा सोचिए, 1 करोड़ दरख्त। और ये कोई आम दरख्त नहीं है, ये ट्रॉपिकल जंगलात हैं जिन्हें आप कुदरती एयर कंडीशनर कह सकते हैं। इनमें सदियों पुराने दरख्त शामिल हैं जो अपने आसपास के दर्जा हरारत को हैरत अंगेज तौर पर 2.41 डिग्री तक कम रखते हैं। ज़राए वाजे करते हैं कि अगर ये कट गए तो इसका सीधा असर हमारी आबो हवा पर पड़ेगा, जिसका मतलब है बारिशों में नुमाया कमी और हीट वेव्स में ज़बरदस्त इजाफा। और बात सिर्फ दरख्तों तक महदूद नहीं है, नायाब जंगली हयात का भी बड़ा मसला है। लेदरबैक समुद्री कछुए, निकोबार के खास बंदर और 16,000 से ज्यादा मूंगे की चट्टानें यानी कोरल रीफ्स, ये सब के सब शदीद खतरे में हैं। हुकूमत कहती है कि वो कोरल्स को रीलोकेट कर देंगे, दूसरी जगह मुंतकिल कर देंगे, लेकिन माहिरीन के मुताबिक इतने नाजुक माहौलियाती निज़ाम को यूं मुंतकिल करना साइंसी लिहाज से किसी जुनून से कम नहीं है। चलें अब तीसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। फितरत के बाद इस प्रोजेक्ट की इंसानी कीमत क्या है, ख़ास तौर पर वहाँ रहने वाले मुकामी कबाइल के लिए। क्या आपने कभी शोम्पेन कबीले का नाम सुना है? ये दुनिया के चंद इंतहाई अलग थलग रहने वाले कबाइल में से एक है। 2011 की मरदमशुमारी में इनकी कुल आबादी सिर्फ और सिर्फ 29 अफराद पर मुश्तमिल थी। चूंकि इनका बैरूनी दुनिया से कभी कोई ख़ास राब्ता नहीं रहा, तो इनके अंदर आम बीमारियों से लड़ने वाला मुदाफ़ती निज़ाम है ही नहीं। अब ज़रा सोचिए, जब बाहर से लाखों लोग वहाँ जाएंगे तो उनके साथ जाने वाला एक आम सा वायरस भी इन कबाइलियों के लिए कितना जानलीवा साबित हो सकता है। और यही वजह है कि 13 बैनुल अक़वामी माहिरीन और सर्वाइवल इंटरनेशनल ने इस प्रोजेक्ट को उनके लिए बाकायदा एक सज़ाए मौत करार दिया है। ज़राए इस सूरत हाल को माजी में मुकामी अमेरिकियों के साथ पेश आने वाले आलमी से जोड़ते हैं, जहाँ बाहर से आने वाली बीमारियों ने पूरी की पूरी आबादी ख़त्म कर दी थी। हम यहाँ किसी की साइड नहीं ले रहे, बस वो सख्त वार्निंग्स आपके सामने रख रहे हैं जो दुनिया भर के माहिरीन दे रहे हैं। अब बारी आती है हमारे चौथे हिस्से की। इतने बड़े प्रोजेक्ट को कानूनी मंजूरी कैसे मिली? ज़रा यहाँ कुछ बहुत ही संगीन तरीकाकार की खामियों की तरफ इशारा करते हैं। दावा ये किया जा रहा है कि फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 की खुली खिलाफ वर्जी हुई। कमेटी में कबायली अरकान पूरे नहीं थे और जिस ग्राम सभा से मंजूरी ली गई उसमें तो कोई मकामी कबायली सिरे से मौजूद ही नहीं था। और सबसे हैरानकुन बात पता है क्या है? एक इतने बड़े मेगा प्रोजेक्ट का माहौलियाती जायजा, जिसमें आमतौर पर सालों की रिसर्च लगती है, वो मुबैना तौर पर महज 6 दिन के अंदर अंदर जल्दी में मंजूर कर लिया गया। मतलब सिर्फ 6 दिन। इस टाइमलाइन को जरा देखें। 1997 से जो इलाका यानी
गिलीथिया बे एक महफूज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी था, उसे जनवरी 2021 में अचानक उस कानूनी दर्जे से हटा दिया गया। और जराए का कहना है कि इसके कुछ ही अरसे बाद सरकारी नक्शों में मुबैना तौर पर इस तरह हेरफेर की गई ताकि वहां मौजूद कोरल्स को छुपाया जा सके। उनका इस्तेदलाल है कि यह सब इसलिए किया गया ताकि इतनी बड़ी माहौलियाती तब्दीली को मामूल का काम दिखाया जा सके। खैर, अब हम अपने 5वें हिस्से का रुख करते हैं। इस प्रोजेक्ट को जिस सबसे बड़ी वजह की बुनियाद पर डिफेंड किया जाता है वो है स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी, यानी चीन को रोकने का जोग्राफियाई जवाज। इस दलील को समझने के लिए हमें पहले ये जानना होगा कि आबनाए या स्ट्रेट क्या होती है। ये पानी का एक तंग रास्ता होता है जो दो बड़े समंदरों को आपस में मिलाता है और तिजारती जहाज़ों के लिए एक चोक पॉइंट का काम करता है, यानी एक ऐसी जगह जिससे ज़रूरत पड़ने पर ब्लॉक करके आप तिजारत को कंट्रोल कर सकते हैं। अब इस डेटा पर जरा गौर करें, ये बहुत दिलचस्प है। हुकूमत कहती है कि वो ग्रेट निकोबार की मदद से आबनाए मलाका को कंट्रोल करेंगे, लेकिन अगर हम ज्योग्राफिया देखें तो सिंगापुर और मलेशिया के पास मौजूद असल चोक पॉइंट्स सिर्फ 2 से 15 किलोमीटर चौड़े हैं और ग्रेट निकोबार वो इस आबनाए से 200 से 300 किलोमीटर दूर है। जराए के मुताबिक इतने बड़े फासले से किसी समुद्री रास्ते को चोक करना अमली और मंतिकी तौर पर नामुमकिन है। और वैसे भी अगर एक लम्हे के लिए यह फर्ज भी कर लिया जाए कि रास्ता रोका जा सकता है, तो क्या चीन के पास कोई प्लान बी नहीं है? जराए वाजे करते हैं कि चीन ने पिछली कई दहाइयों में अपने लिए बेशुमार मुतबादिल रास्ते तैयार कर लिए हैं। म्यांमार की पाइपलाइंस, सीपैक, सेंट्रल एशिया की सप्लाई लाइंस, यूरोप के ट्रेन कॉरिडोर्स और यहाँ तक के आर्कटिक समंदर का नया पोलर सिल्क रोड। तो सिर्फ एक मुकाम को कंट्रोल करने से पूरी आलमी तिजारत रुक जाएगी? जराए के मुताबिक ये दलील इंतहाई कमजोर पड़ जाती है। जिसके बाद हम पहुंचते हैं अपने आखिरी यानी छठे हिस्से पर। अगर स्ट्रेटेजिक दलील इतनी ठोस नहीं है तो फिर असल कहानी क्या है? क्या इसके पीछे वाकई कोई कमर्शियल मकासद हैं? ये डेटा सोर्सेस के इस पूरे इस्तेदलाल को बहुत खूबसूरती से वाजे करता है। जरा जमीन की तकसीम को देखें। प्रोजेक्ट के कुल 116 मुरब्बा किलोमीटर रकबे में से तकरीबन 115 मुरब्बा किलोमीटर तो सिर्फ और सिर्फ एक कमर्शियल टाउनशिप के लिए मुख्तस किया गया है। और मिलिट्री या सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कितना? महज 1.1 मुरब्बा किलोमीटर। ये आदादोशुमार अपने आप में मंसूबे की असल तरजीहात के बारे में बहुत कुछ कह रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, सरकारी दस्तावेजात का हवाला देते हुए बताया गया है कि इस टाउनशिप के ऑफिशियल प्लान्स में कुदरती जंगली हयात के इस मस्कन के अंदर बाकायदा कैसीनो, लग्जरी रिजॉर्ट्स और बड़े तफरीही मराकज़ बनाने का जिक्र शामिल है। बड़े बड़े कॉरपोरेट ग्रुप्स इसमें सरमायाकारी कर रहे हैं। तो जराए का हतमी नतीजा ये है कि कौमी सलामती का नाम दरअसल एक ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि इस बड़े पैमाने पर होने वाले तिजारती इस्तेसाल को जवाज़ फराहम किया जा सके। तो हम आज के इस तफसीली तज्ज़िये के इख्तिताम पर आपके लिए एक बहुत अहम सवाल छोड़कर जा रहे हैं। तमाम डेटा, माहौलियाती हकायक और ज़राए के दावों को देखने के बाद आपका क्या ख्याल है? क्या कौमी सलामती वाकई हमारी स्ट्रेटेजिक तरक्की के लिए एक ज़रूरी ढाल है, या ये इस सेंसिटिव इलाके में कमर्शियल मफादात और तबाहकुन माहौलियाती इस्तेसाल पर पर्दा डालने के लिए महज एक निकाब है? इस पे ज़रूर सोचिएगा। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने का बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले सेशन में।